तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जापानीज़ हॉरर फिल्म जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। ये एक टाइम लूप ट्रैप फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो कहानी की शुरुआत 1988 में होती है जहां हम एक छोटी सी बच्ची को रात के समय किसी से बचकर भागते देखते हैं। इस बच्ची के हाथ में एक खिलौना था जिसे लेकर वो एक अंधेरे कमरे में छिप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उस कमरे में एक आदमी आता है जो इस बच्ची को बहुत बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम कुछ न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई बच्चे लापता हो रहे हैं। एक रशियन आदमी हमें बताता है कि एक अतृप्त आत्मा है जो अपने बॉडी पार्ट्स के बदले दूसरे बच्चों की बलि चढ़ा रही है। आगे हम पता चलता है कि ये सब एक बॉडी सर्च के दौरान हो रहा है जो अब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे बॉडी पार्ट्स न मिल जाए। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम आसुका नाम की एक टीन एजर से मिलते हैं। फिर हमें डे और डेट दिखाई जाती है जो कि होती है 5 जुलाई ट्यूसडे, और आसुका स्कूल के लिए निकल रही है। जाते हुए उसकी माँ आसुका को एक्स्ट्रा लंच देती है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा सके, लेकिन आसुका को बस स्टॉप पर पहुँचते ही हम पाते हैं कि वो एक आउटकास्ट है। जी हाँ, आसुका का कोई भी दोस्त नहीं है और स्कूल के बच्चे उसे वियर्ड और लूज़र समझते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल का एक लड़का ताकाहिरो आसुका से टकरा जाता है जिससे आसुका का बैग नीचे गिर जाता है। ताकाहिरो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन उसके सभी दोस्त उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अपना बैग उठाते हुए आसुका सामने एक कैट को देखती है जो रास्ता क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आती है जिससे टकराने से उस कैट की मौत हो जाती है। सभी बच्चे ये देख लेते हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था। खैर, अगले सीन में हम सभी बच्चों को क्लास में देखते हैं जहाँ एक लड़की कहती है कि किसी ने स्कूल फेस्टिवल का पैसा चोरी कर लिया, और ऐसे में सभी लड़के शोता नाम के एक स्टूडेंट को घेर लेते हैं। शोता भी एक आउटकास्ट था। शोता के डेस्क में से पैसे मिल जाते हैं जिसके बाद बाकी स्टूडेंट्स शोता को बुली करने लगते हैं, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट रे कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी थी कि पैसे सही सलामत रहे, इसलिए किसी और को दोष देने से कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तक यहाँ ताकाहिरो आ जाता है और सभी को उनके डेस्क पर वापस चले जाने को कहता है। तो आगे हम लंच ब्रेक का सीन देखते हैं जहां आसुका अकेले स्कूल के पीछे बैठी थी, जहां उसे अचानक एक पुराने कुएं से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक उस कुएं में से कई सारे ब्लडी हाथ बाहर आने लगते हैं जो देखकर आसुका बहुत डर जाती है। वो कुएं के पास आकर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब तक यहाँ कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जो आसुका को स्कूल के अंदर चले जाने को बोलते हैं। आसुका वापस जाने लगती है और रास्ते में वो देखती है कि स्कूल के पास की ही खाली ज़मीन पर एक आदमी कुछ दफना रहा था। आसुका उसे देखकर बहुत डर जाती है और तभी उसके पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है। एज एन ऑडियंस हम आसुका के पीछे एक छोटी बच्ची को खड़ा देखते हैं जो कहती है, मिस आपको मेरा शरीर ढूंढना होगा। ये सुनते ही आसुका पीछे मुड़ती है और तभी ऊपर से एक पॉट नीचे गिर पड़ता है, लेकिन अब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ताकाहिरो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि इससे पहले ताकाहिरो प्रो टीम के लिए चुना गया था, लेकिन किसी वजह से उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया और अपना पुराना स्कूल भी छोड़ दिया। इसके अलावा हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो आज स्कूल नहीं आया था और अपने घर पर बैठा हुआ था और वीडियो गेम्स खेल रहा था। इस लड़के का नाम आतुशी है। खैर, आसुका के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और इस मैसेज में किसी रेड पर्सन की बात करी गई थी जो एक बार अगर किसी पर्सन को पकड़ ले तो उसे मार डालता है। आसुका ये मैसेज पढ़कर बहुत डर जाती है और तुरंत फ़ोन बंद कर देती है। अब सोते वक्त आसुका की आंख खुलती है और वो खुद को स्कूल के चैपल में पाती है। उसके अलावा स्कूल के और 5 बच्चे वहाँ थे जो कि थे ताकाहिरो, आतुशी, रे, शोता और रुमिको। सभी बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गए, जिस पर शोता कहता है कि अब ये लोग भी बॉडी सर्च का हिस्सा बन चुके हैं। वो कहता है उसने एक छोटी बच्ची को यही कहते हुए सुना था। ये सुनकर आसुका शोता से पूछती है कि क्या उसने भी आज सुबह स्कूल में एक छोटी बच्ची को देखा था, तो शोता हाँ में जवाब देता है। रूमी को देखती है कि यहाँ एक कॉफिन भी रखा हुआ है।
जो इस वक्त बिल्कुल खाली था। इन सब के बीच आतुशी बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही आतुशी पर कोई अनजान आकृति हमला कर देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बाकी स्टूडेंट्स उधर देखने के लिए बाहर आते हैं जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। रे मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही आकृति रूमिको को भी मार गिराती है। आसुका और ताकाहिरो रूमिको के पीछे एक काली परछाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल भी थी। ये वही डॉल थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये परछाई खून से लथपथ थी और एक एक कर सभी बच्चों को मारने लगती है। ऐसे में ताकाहिरो किसी तरह आसुका को छिपा देता है, जिसके ये आत्मा उसे भी मार डालती है। अंत में आसुका का भी यही हाल होता है। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं जहां आसुका की आंख अपने घर पर खुलती है और वो पाती है कि डेट अब भी पिछले दिन की थी, यानी कि 5 जुलाई ट्यूसडे। और बाहर आने पर वो रियलाइज़ करती है कि सब कुछ पिछले दिन की तरह ही हो रहा है, जैसे कि कैट का एक्सीडेंट होना, शोता पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगना वगैरह वगैरह। सभी बच्चे पिछली रात को भूले नहीं थे और ऐसे में ताकाहिरो और रे शोता को कन्फ्रंट करते हैं और उससे पूछते हैं कि पिछली रात वो किस बॉडी सर्च की बात कर रहा था। इस पॉइंट पर हम व्यूअर्स समझ गए थे कि यहाँ कुछ टाइम लूप जैसा चल रहा है। खैर, शोता बताता है कि हर साल कुछ बच्चों को रेड पर्सन नाम की एक आत्मा चूज करती है। इन बच्चों को हर रात 12 बजे के बाद स्कूल के अंदर उस आत्मा के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होता है। जब तक ये सारे बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाते तब तक हर रात ऐसे ही इन्हें बॉडी सर्च करना होता है और तब तक ये आज के ही दिन में फंसे रहेंगे। रे शोता से पूछती है कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो शोता बताता है कि उसे एक रशियन वेबसाइट पर ये रूल्स पता चले हैं। शोता भी बताता है कि सर्च के दौरान रेड पर्सन लगातार उनका पीछा करेगी और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें मार गिराएगी, लेकिन मरने के बाद वे सभी इसी दिन में वापस लौट आएंगे और तब तक लौटते रहेंगे जब तक सारे बॉडी पार्ट्स नहीं ढूंढ लिए जाते। तो उस रात आसुका और बाकी सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्कूल के चैपल में खुद को पाते हैं, जहां अब तक ताकाहिरो समझ चुका है कि उन्हें बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को कॉफिन में जमा करना होगा। रे कहती है कि उन्हें रेड पर्सन से बचकर ये काम करना होगा, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह पर ढूंढना चाहिए। ये सब सुन आतुशी कहता है कि वो इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे और रूमी को ऊपर के फ्लोर्स पर ढूंढने जाते हैं, जबकि आसुका और ताकाहिरो नीचे के सभी लाइट्स ऑन कर देते हैं। ताकाहिरो बताता है कि रेड पर्सन लाइट और आवाज़ का पीछा करके उन तक पहुंचती है, दैट्स वाई उन्हें उसे कंफ्यूज करना होगा। वो दोनों चुपके से एग्जामिनेशन रूम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक्वेरियम के अंदर एक कटा हाथ दिखाई देता है। अब तक रेड पर्सन भी यहाँ आ चुकी थी और ताकाहिरो आसुका को हाथ देकर वहां से भागने के लिए कहता है। आसुका ऐसा ही करती है और रेड पर्सन ताकाहिरो को मार के उसके पीछे आने लगता है। आसुका, रे और रूमिको खुद को चैपल के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आत्मा रूमिको और आसुका को खींचकर अपने साथ ले जाती है। अंत में बस रे बचती है और वो इस कटे हुए हाथ को कॉफिन में रख देती है, जिसके बाद वो उसे भी मार डालती है। तो नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ ताकाहिरो और आसुका उस कैट को बचा लेते हैं। रूमिको बताती है कि वो और आसुका कल रात बहुत जल्दी पकड़े गए थे, जिसमें रे बताती है कि कल उसने मरने से पहले एक बॉडी पार्ट कॉफिन तक पहुंचा दिया था। हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं और आज रे शोता को भी बुलिंग से बचा लेती है, सेइंग कि क्लास फेस्टिवल के पैसे उसने अपने पास रख लिए थे। हम इन सभी को आपस में बॉन्ड करते देखते हैं, जिसमें वो सभी मिलकर डिस्कस करते हैं कि आज रात उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो उस रात रे, रूमिको और आसुका पूल में होते हैं, जहाँ पर रेड पर्सन उन पर हमला कर देती है। आसुका बच जाती है, लेकिन रे और रूमिको तुरंत मारे जाते हैं। इस दौरान आसुका नोटिस करती है कि रेड पर्सन अपनी डॉल पूल में ही छोड़ गई है, जो अजीब तरह से फ्लोट कर रहा था, मानो उसका एक हिस्सा ज़्यादा भारी हो। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह वापस सभी को स्कूल में देखते हैं और आज आतुशी स्कूल नहीं आया था। ताकाहिरो बताता है कि पिछली स्कूल में वो और आतुशी दोनों बास्केटबॉल चैंपियंस थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद आतुशी ने अपनी पोजीशन खो दिया।
तभी से वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है और स्कूल आना भी पसंद नहीं करता। इसके बाद सभी दोस्त लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं, जहाँ शोता बताता है कि उसने बॉडी सर्च पर काफ़ी रिसर्च करी है, जिसमें उसे मालूम पड़ा है कि ये सब 30 साल पहले चालू हुआ था, जब एक मीको नाम की बच्ची को किसी ने मार दिया था। मीको तब सिर्फ 8 साल की थी और सेकेंड ग्रेड में पढ़ती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को मीको का कटा सर कभी नहीं मिला और मर्डरर ने मीको के सभी बॉडी पार्ट्स को इसी कैंपस में अलग अलग जगह छिपा दिया था। तब से हर साल एक बॉडी सर्च का खेल शुरू होता है, जिसमें कुछ बच्चों को चुना जाता है और ये आत्मा उन्हें बॉडी पार्ट्स ढूंढने का काम देती है। अभी ये लोग ये सब डिस्कस ही कर रहे थे जब वहाँ लाइब्रेरियन आ जाता है और पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिससे पहले बॉडी सर्च के दिन आसुका ने कुछ दफनाते देखा था। आसुका बताती है कि ये मिस्टर यामामीरो है। रे यामामीरो से कहती है कि वे सभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन यामाहीरो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देता है, मानो उसे इन बच्चों पर कुछ शक हो। टीचर के जाने के बाद शोता अपना प्लान शेयर करता है और कहता है कि रेड पर्सन आवाज़ और लाइट के कारण उनके पीछे आती है, तो वो स्कूल में लाउड स्पीकर ऑन कर देंगे और सभी लाइट्स को जला देंगे ताकि रेड पर्सन कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने प्लान किए हुए जगहों पर बॉडी पार्ट्स ढूंढने जाएंगे। उस रात सभी ऐसा ही करते हैं और शोधा लाइब्रेरी में रेड पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करता है। आगे कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, जब सभी बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करके सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगते हैं। तो इसी तरह एक दिन ताकाहीरो को स्कूल के जिम में एक कटा पैर मिलता है, लेकिन इसी पर रेड पर्सन उस पर हमला कर देती है। ताकाहीरो जानता था कि अगर वो इस पैर को कॉफिन तक नहीं पहुंचा पाएगा तो उन्हें फिर इसे ढूंढना पड़ जाएगा। वो शोता से मदद के लिए बुलाता है, लेकिन अब तक शोता मारा जा चुका था। ऐसे में आतुशी फाइनल स्कूल के अंदर आता है और ताकाहीरो को बचा लेता है। इसी के साथ बच्चों को सारे बॉडी पार्ट्स मिल चुके थे और अब बस डेड बॉडी का सर ढूंढना बाकी था। तो अगले सीन में हम फिर से सभी बच्चों को स्कूल में वापस देखते हैं, जहां ये लोग पिकनिक मनाने आए थे। आसुका ताकाहीरो को बताती है कि किंडरगार्टन में किसी ने उसके खिलाफ एक ह्यूमर फैला दिया था, जिस वजह से उसे आउटकास्ट बना दिया गया, लेकिन वो बहुत खुश है कि उससे फाइनली दोस्त मिल गए। इसी के साथ सभी बच्चे डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर इस डेड बॉडी का सर कहाँ छिपा होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा था। शोता को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि इन्हें एक खास जगह जाना होगा। तो अगले सीन में हम सभी बच्चों को एक पुराने टूटे हुए घर के पास देखते हैं। शोता बताता है कि इसी घर में मीको का कत्ल हुआ था। घर की छानबीन करते हुए ताकाहीरो बताता है कि मीको यहाँ काफ़ी दिन से बीमार रही, जिस वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। वो अपने एक डॉल के साथ यहाँ रहती थी जिसका नाम एमिली था। अंदर ढूंढने पर उन्हें एक टूटा हुआ दीवार मिलता है जिसके अंदर किसी ने कुछ छिपाया हुआ था। हम देखते हैं कि ये वही दीवार है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था, जहाँ वो लड़की किसी से छिपने की कोशिश कर रही थी। इस दीवार के पीछे इन सभी को वही डॉल एमिली मिलती है जो मीको के हाथ में थे। ये डॉल खून से लथपथ थी, जो देख शोटा बहुत डर जाता है। सभी बच्चे उसे संभालने की कोशिश करते हैं और इतने में वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। अब उस रात जब सभी बॉडी सर्च में आते हैं, तब शोटा नोटिस करता है कि रेड पर्सन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सभी इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी शोता की नज़र चैपल के दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि रेड पर्सन अब कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक जायंट डॉल का रूप ले चुकी है। जी हाँ, ये डॉल एक एक कर वापस से सभी को मारने लगती है और ताकाहीरो रे रूमी और को खुद को किसी तरह आग लगाकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये डॉल इन सबको मार डालती है और रे को तो चबाकर खा जाती है। अब नेक्स्ट डे कुछ अजीब होता है। ताकाहीरो और बाकी ग्रुप के लोग देखते हैं कि रे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इनफैक्ट स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना था कि यहाँ रे नाम की कोई स्टूडेंट पढ़ती ही नहीं थी। ये सुनकर सभी दोस्त काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आसुका बताती है कि कल रात उस
डॉल ने रे को खा लिया था, जिस वजह से रे का इस दुनिया से एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। ये जानकर सभी बच्चे बहुत शॉक हो जाते हैं। अब आसुका इसके बारे में पता लगाने के लिए मिस्टर यामामीरो को कन्फ्रंट करती है और उनसे पूछती है कि वो बॉडी सर्च के बारे में क्या जानते हैं। आज रिवील होता है कि मिस्टर यामामीरो उस डेड कैट की बॉडी को दफना रहे थे। पूछने पर मिस्टर यामामीरो कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो खुद भी बॉडी सर्च का हिस्सा रहे। उन्हें क्लियरली कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि बॉडी सर्च पूरा होने के बाद सभी मेंबर्स की यादें डिलीट हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जब उन्हें सभी बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे तो वो सभी एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये बात सुनकर आसुका बहुत दुखी हो जाती है और वो ताकाहिरो से शेयर करती है कि वो वापस से अकेले नहीं पढ़ना चाहती। इस पर ताकाहिरो आसुका को अपना बैच देता है और आसुका से वादा करता है कि जब तक आसुका के पास ये बैच रहेगा वो उसे नहीं भूलेगा। नेक्स्ट सीन में हम सभी दोस्तों को आपस में डिस्कस करते देखते हैं कि आखिर मीको का सर कहाँ हो सकता है, जिस पर आसुका पूल वाला इंसिडेंट याद आता है और वो बताती है कि उसे लगता है कि 30 साल पहले किलर ने मीको के कटे सर को उस डॉल के अंदर छिपा दिया था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। तभी उस रात को डॉल काफ़ी भारी मालूम हो रही थी। इस पर रुमिको और ताकाहिरो कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में आज रात उस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि उसके अंदर से वो उस सर को निकाल पाए और इस बॉडी सर्च का अंत हो। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वो जिम के मशीनरी की मदद से उस मॉन्स्टर को बांध देंगे और उसके अंदर से उस सर को निकालने की कोशिश करें। रुमिको कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि उनका अकेलापन ही वो वजह था जिसकी वजह से उन सब को बॉडी सर्च के लिए चुना गया था। वो डिसाइड करते हैं कि आज रात हर हाल में वो मिशन को पूरा करेंगे ताकि रे को वापस पा सके। उस रात सभी मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उसे मशीन से बांधने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो मॉन्स्टर खुद को आज़ाद कर लेता है और रुमिको और शोता को मार डालता है और ताकाहिरो किसी तरह मॉन्स्टर को काट डालता है। ऐसा करते ही उसे उस मॉन्स्टर के अंदर से एक स्कल मिलता है। जब तक ताकाहिरो की मौत हो चुकी थी और आसुका को किसी तरह बचते हुए उस स्कल को चैपल तक पहुंचा देती है और बॉडी सर्च पूरा हो जाता है। इसके बाद आसुका मीको की आत्मा को चले जाने के लिए कहती है ताकि उसे भी शांति मिल सके। अगली सुबह सभी बच्चे वापस लौट आते हैं और 6 जुलाई का दिन आ चुका था, मीनिंग कि बॉडी सर्च रियली ख़त्म हो चुका था। न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पिछले दिन कुछ लोगों को उस वेल के अंदर से 30 साल पहले हुए मर्डर में उस बच्ची का कटा सर मिल जाता है, जिसके वजह से उस मर्डर मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व किया जा सका। अगेन हम सभी बच्चों को फिर से स्कूल में देखते हैं और किसी को भी कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली आसुका, रे, रुमिको, ताकाहिरो, शोता और आतुशी को एक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है और एज एन ऑडियंस हम अज्यूम करते हैं कि इसके बाद इन सबों की दोस्ती भी हो जाएगी। तभी आसुका के पास से एक बैच गिरता है जिसे ताकाहिरो देख लेता है। इस बैच को देखते ही ताकाहिरो को सब कुछ याद आ जाता है और वो आसुका से कहता है कि उसने कहा था ना कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये सुनकर आसुका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एंड सीन में हम स्कूल के उसी वेल को देखते हैं जहां आसुका को पहली बार उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। यहाँ हम एक पुराने न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखते हैं जहाँ मीको का चेहरा बदल जाता है और हम आसुका की तस्वीर देखते हैं। ये न्यूज़ 1988 की थी, जब एक छोटी सी बच्ची अम्यूज़मेंट पार्क से गायब हो गई थी और उसका कत्ल कर दिया गया था। कहानी सेम थी, एक्सेप्ट इस बार बच्ची मीको की जगह आसुका थी। ये सीन इस बात को दर्शाती है कि बॉडी सर्च अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इस बार विक्टिम है आसुका। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिमेंबर मूवी की पूरी कहानी। अब हम और आप मिलकर इसे डिस्कस करेंगे। अब ये फिल्म एक मांगा पर बेस्ड है, पर फिल्म में कई बातें रिवील नहीं की गई हैं जो मांगा में की गई हैं। तो मांगा में एक डेड स्टूडेंट है, हारुकी मिकामी, जो 6 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को बॉडी सर्च में फंसा देती है। इन सभी को एक ईमेल मिलता है जिसमें रात के 12 बजे से बॉडी सर्च ढूंढना होता है और जब तक ये बॉडी पार्ट्स नहीं मिल जाते उन्हें हर रात ऐसा ही करना होता है। अब मांगा के अनुसार बॉडी सर्च के कुछ रूल्स थे। पहला रूल ये कि हर दिन स्कूल के बाद सभी को रेड पर्सन की आत्मा दिखाई देगी।
दूसरा रूल, हर किसी को ये आत्मा अकेले ही दिखाई देगी। तीसरा रूल, जो भी एक बार रेड पर्सन को देख लेगा उसे पीछे नहीं मुड़ना है। चौथा रूल, अगर कोई मुड़ता है तो रेड पर्सन उसे 8 हिस्सों में काट देगी और स्कूल के अलग अलग हिस्सों में छिपा देगी। पांचवा रूल, जिस पर्सन को रेड पर्सन इस तरह मार डालती है उसकी आत्मा अगले दिन स्कूल में दिखाई देगी और नए स्टूडेंट्स को अपने बॉडी सर्च का काम सौंप देगी। सिक्स्थ रूल, कोई भी बॉडी सर्च में हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकता है। सेवेंथ रूल, जो भी बॉडी सर्च के दौरान मारा जाएगा वो अगले दिन जिंदा हो जाएगा। और एथ रूल, ये सर्च तब तक जारी रहेगा जब तक सारे बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाते। इन रूल्स को जानकर हम समझ जाते हैं कि ये बॉडी सर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ये बात हमें भी फिल्म के एंड सीन को देखकर समझ आ गई थी, जहां बासुका की बॉडी सर्च को चालू होगा और नए 6 स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा। यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म का कोई नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो बस यही थी रिमेंबर मूवी की कहानी और मांगा की भी कहानी और सम एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसे ही वीडियो और एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।